Hello student, this is Abhinav Chaube from Grace Mission School. Now I'm going to begin a session of Social Study Class 8, Chapter number 3. जो चैप्टर नंबर 3 का नाम है दैट इज स्ट्रगल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल. सो लेट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट. तो इट मीन्स ब्रिटिश रूल से कैसे स्ट्रगल किया इंडियंस ने, उस टाइम कैसे स्ट्रगलिंग हुई, कैसे लोगों ने इनके दुख और दर्दों को सहा, कैसी कंडीशंस क्रिएट हुई, तो हम ये पढ़ने वाले हैं. तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट. मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. एन ऑपोजिशन बिगेन टू डेवलप एज अ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश इट्स रूल इन इंडिया. It was in fact a result of accumulated grievances of various classes, dethroned rulers, zamindars, religious leaders, sannyasis, sepoys, peasants and tribals, which made them stand up against the company's administration and of their dislikes for the foreign regime. The year 1857 was an eventful year in the history of India when the major struggle known as Sepoy Mutiny broke out against the British rule. For over a century during the regimes of company rule and prior to 1857, many struggles took place in different parts of India. The major struggle of Giri community, sannyasis in Bengal, Ahom revolt, Khasi revolt in Assam and Sylhet, struggle of Vijayanagaram king in Madras, Rangpur struggle of peasants, Karangi struggle and Wahhabi struggle were the prominent. The discontent against the British rule also broke out in tribal, the struggle of Chunar, हो स्ट्रगल, कॉल स्ट्रगल एंड संथाल स्ट्रगल. इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ. जैसे ही इंडिया में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट आई तो जब से उनका विरोध आरंभ हो गया था. मतलब उनका मतलब लोगों को पसंद नहीं आए उनकी कंडीशंस कि वो इंडिया में क्यों आए. लोग बहुत ज़्यादा उसके बिहाफ पे हो गए थे कि ठीक है, हमको आपका कुछ भी सपोर्ट नहीं करना. ईस्ट इंडिया कंपनी जब से आई तो उसकी जो फाइनेंशियल नीतियाँ थी, जो फाइनेंशियल उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई थी, उससे कोई भी सेटिस्फाई नहीं था. किसी भी कोई भी लोग, ना तो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव, ना ज़मींदार, ना धार्मिक नेता, जो नेता होते हैं, धर्म गुरु होते हैं, फ़कीर होते हैं, सन्यासी होते हैं, सैनिक होते हैं, किसान, तो इन सब लोगों को किसी को भी उनकी स्ट्रेटजी पसंद नहीं आई. और इसी के लिए सबसे बड़ा जो रिवोल्ट स्टार्ट हुआ वो 1857 का स्टार्ट हुआ. और इसको पहला रिवोल्ट बोला जाता है, पहला स्वतंत्रता संग्राम बोला जाता है 1857 की क्रांति को. आपने कई जगह मूवीज़ में भी सुना होगा, कई मूवीज़ बनी है कि 1857 की जो क्रांतियाँ होती उसके बारे में. तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये जो फ्रीडम के लिए लड़ी गई थी, उसका पहला कदम 1857 ही था. तो एज पर बुक की लैंग्वेज जो मैंने अभी पढ़ा था उसमें ये लिखा हुआ है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब भारत पे राज स्टार्ट किया तो 100 ईयर्स के अंडर, मतलब 100 ईयर्स पहले जब राज स्टार्ट किया था, और 1857 के टाइम भारत में अनेक टाइप के विद्रोह हो चुके थे, जिसको अब सिपॉइज बोलते हैं ना. अनेक टाइप के विद्रोह हो चुके थे, जिसमें बंगाल के, अभी जो मैंने पढ़ के बताया, बंगाल के गिरी के सन्यासियों का विद्रोह, अहोम का विद्रोह, असम और सिलहट का खासी की जो विद्रोह हुआ था, असम और खासी का जो रिवोल्ट विद्रोह हुआ था वो. देन मद्रास में विजयनगरम के राजा का रिवोल्ट विद्रोह जिसको बोलते हैं, किसान आंदोलन में रंगपुर का रिवोल्ट, करेंजी आंदोलन जो हुआ था, वहाबी आंदोलन, ये सब मेन जो 100 ईयर्स के अंडर पे हुए थे, ये सब मेन रिवोल्ट्स थे. इसी प्रकार जो आदिवासियों के भी कुछ विद्रोह हुए, कुछ आंदोलन हुए, जिसमें चुआर का विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह जो मैंने भी पढ़ के बताया, ये सब मेन थे. देन आर्मीज के भी कुछ रिवोल्ट हुए. दैट इज आर्मी का जो रिवोल्ट हुआ था वो 1806 में वेल्लोर का विद्रोह के नाम से जाना जाता है. 1824 में बैरकपुर रिवोल्ट, 1825 में असम में जो रिवोल्ट हुआ था, 1838 में शोलापुर रिवोल्ट हुआ था, 1849 से 50 में गोविंदगढ़ रेजिमेंट का जो रिवोल्ट हुआ था वो था. देन बंगाल में जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो उसके साथ साथ कई जो लोकल पीपल्स थे, लोग थे, इंडियंस थे जो बंगाल्स के और आसपास के लोग थे, उनका हरेसमेंट स्टार्ट हो गया. हरेसमेंट मतलब शोषण स्टार्ट किया.
और इसी तरीके से जो पुराने ज़मींदार थे, फार्मर्स थे, किसान थे, कारीगर थे, सैनिक थे, इन पे बहुत ज़्यादा हरेसमेंट हुआ, इनका बहुत ज़्यादा भारी पड़ा, इनकी जो कंडीशंस थी बहुत ज़्यादा सफरिंग किया इन्होंने इनसे। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, जब इन्होंने काफ़ी फाइनेंशियल हैरेसमेंट किया, इनका शोषण किया फाइनेंशियली तरीके से, तो जिनका शोषण हुआ था, जिन लोगों का, जैसा मैंने अभी नाम बताया, ज़मींदार, किसान, कारीगर, सैनिक, तो उन्होंने एक स्टार्टअप लिया और विद्रोह, रिवॉल्ट का सहारा लिया कि अब इनसे बचने के लिए हमको रिवॉल्ट करना है। तो उस समय जो पीजेंट्स लोग थे, जो किसान थे, उस समय किसानों के द्वारा जो भी ये फसल और अनाज उगाते थे, उससे भारत की इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी थी। मतलब किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस को उसके फार्मर, उनके पीजेंट संभालते हैं, आप सबको मालूम होगा। तो किसान का जो रोल होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में किसी भी कंट्री का, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो जो किसान थे, उनको सरकार की जो स्ट्रेटजी थी, जो नीतियां थी, उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उनके लिए हमेशा नुकसान वाली नीतियां थी। जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, ज़मींदार उनको परेशान करते थे लगान देने के लिए। तो किसान को दोनों तरफ से मतलब लैंड रेवेन्यू सिस्टम और कंपनी की जो फाइनेंशियल स्ट्रेटजी थी, दोनों से जब किसान परेशान हुए, भूख से, हैरेसमेंट से, मतलब अकाल पड़ने की स्थिति जब किसान में आई, तो किसानों ने विद्रोह करना, पीजेंट ने विद्रोह करना स्टार्ट किया। और इन विद्रोह का जो मुख्य मेन जगह थी, वो थी बंगाल, मद्रास, महाराष्ट्र, गुजरात और भी कई स्टेट्स थे। और इस रिवोल्ट करने का मेन मकसद ये था उनका कि किसी भी तरह से ये फाइनेंशियली जो हैरेसमेंट हो रहा है और जो लगान देते थे ज़मींदारों को, उनसे छुटकारा पाना था। देन योर नेक्स्ट टॉपिक है सन्यासी अपराइजिंग। सन्यासी अपराइजिंग मतलब सन्यासियों का विरोध। सन्यासियों ने क्यों विरोध की? सन्यासी मतलब आप समझ रहे हैं ना, जो सेजेस होते हैं, जो साधु संत होते हैं, उन्होंने भी विरोध स्टार्ट किया था। तो कुछ डिफरेंट पार्ट्स हैं, कुछ डिफरेंट पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। Among of the civil uprising, the sannyasi uprising was very important. The 1770 famine in Bengal had ruined the people economically. The apathy of British government, economic loot and ban on religious places urged on the peaceful sannyasi to turn rebellious. They got people support and attacked the factories, colonies and forts of the company. It was through Governor General Warren Hastings diligent effort that the sannyasis uprising could be brought under control. Bankim Chand Chattopadhyay had also mentioned about sannyasi uprising in his book Anand Math. मीन्स सिविलियन के विरोध में सबसे बड़ा और सबसे मेन विद्रोह अगर किसी का था, तो वो सन्यासी का विद्रोह था। 1770 में जब बंगाल में अकाल पड़ा, वहाँ पे सब कुछ कंडीशंस, फार्मर्स के पास अनाज नहीं हुआ, बारिश नहीं हुई थी तो अनाज नहीं हुआ, तो वहाँ जब ऐसी कंडीशंस हुई, नेचुरल डिजास्टर्स हुए, तो वहाँ जब अकाल पड़ा और दूसरी तरह मतलब दूसरी कंडीशन, जब अकाल पड़ा, अनाज नहीं हो गए, तो वहाँ के लोग भी फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा लूज हो गए। और जो अंग्रेजों की सरकार थी, जो ब्रिटिश की सरकार थी, उन्होंने कई तरीके से लोगों को लूटा। उन्होंने आम जनता के साथ मिलकर, जो सन्यासी थे, जब ऐसी कंडीशंस हुई तो सन्यासी ने आम जनता, मतलब जो वहाँ के सिविलियन लोग थे, उनके साथ मिले और मिलके कोठियों, जो सरकार की कोठियाँ थी, कोठियों को बोल सकते हो, सरकार के रूम्स थे, सरकार के ऑफिस थे, जहाँ पे लोग रहते थे, जिन किलों पे रहते थे, वहाँ पे जाके आक्रमण कर दिया। देन कंडीशन जब ऐसी क्रिएट हुई, तो जो कंपनी के गवर्नर थे वॉरेन हेस्टिंग, उन्होंने इस मैटर को लिया और इस मैटर को सॉल्व आउट किया। इसके बाद ही जो सन्यासी विरोध था वो शांत हुआ। और जो बंकिम चंद चट्टोपाध्याय थे, उनकी जो एक बुक थी आनंद मठ, उस बुक्स पे उन्होंने इस सन्यासी विद्रोह के बारे में कंसल्ट किया है। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह जब अकाल पड़ा और जो वहाँ के लगान थे, उसमें टैक्सेस अंग्रेजों ने बढ़ा दिए थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब टैक्सेस बढ़ा दिए ज़मीन पे, अकाल पड़ा, जब ऐसी कंडीशंस हुई, टैक्सेस बढ़े, तो जो चुआर लोग थे, उन्होंने मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट की आदिम जाति के लोगों के साथ, शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों के साथ मिलके अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा लिए थे। तो ये था चुआर विद्रोह। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक
हो एंड मुंडा अपराइजिंग। तो छोटा नागपुर एंड सिंह भूमि डिस्ट्रिक्ट था उस समय। इन पे रहने वाले मुंडा ट्राइब्स के लोग, मुंडा जाति के लोगों ने कंपनी के विरुद्ध, मतलब कंपनी के अगेंस्ट में विद्रोह स्टार्ट किया था, जिसमें कई आदिवासियों ने इनका साथ दिया था। नेक्स्ट है कोल विद्रोह। तो जो कोल अपराइजिंग था, इसमें यह लिखा हुआ है कि छोटा नागपुर के जो कोल थे, मतलब उस समय कोल एक कास्ट होती थी, छोटा नागपुर के जो कोल थे उन्होंने इस रिवोल्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में क्यों रिवोल्ट किया, क्योंकि उनकी जो ज़मीनें थी वो मुस्लिम और सिख पीजेंट्स को दे दी गई थी। मुस्लिम और सिख पीजेंट मतलब जो किसान थे मुस्लिम्स और सिख कास्ट के, उनको दे दी गई थी। एक दूसरा कारण ये भी था कि जो लैंड मैनेजमेंट में लगान लगाते थे वो तरीका बहुत गलत था। जो टैक्सेस लगते थे वो तरीका बहुत गलत था। तो इसी से नाराज़ होकर कोलों ने 1831 पे, जो कोल्स थे उन्होंने 1831 के आसपास सिंह भूमि, रांची, पलामू, हजारीबाग, मानभूमि, ये सब जगह हैं, इन स्थानों के आसपास रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया। और इस रिवोल्ट में जो इनके नेता थे, जो कोल के नेता थे, आदिवासी नेता थे, जिनका नाम था बुद्धो भगत, उनके बेटे और लगभग 150 आदिवासी मारे गए थे। देन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसमें क्या किया था, अपने सैनिकों को भेज के, अपनी आर्मी को भेज के इस रिवोल्ट को बंद कर दिया था, दबा दिया गया था। नेक्स्ट है आपका संथाल अपराइजिंग। तो संथाल अपराइजिंग में जो संथाल एक आदिवासी कम्युनिटी है, आदिवासी लोग हैं, उन लोगों को संथाल बोला जाता था। तो संथाल अपराइजिंग में ये लिखा हुआ है कि जो आदिवासी थे उनमें सबसे मेन मूवमेंट अगर किसी का था तो वो संथाल का था, संथाल के लोगों का था। यहाँ पे लिखा हुआ है कि भागलपुर से लेके राजमहल के बीच का जो एरिया था वो दामन ए को के नाम से जाना जाता था। और इसमें मेजरली सभी लोग संथाल लोग थे। तो संथाल का जो विद्रोह स्टार्ट किया था उन्होंने, उनका भी मेन एम यही था कि लैंड पे जो टैक्सेस लगते थे, जो लगान लगते थे, वो बहुत ज़्यादा थे और ब्रिटिशर्स कंपनी के लोग उनको बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। तो ये जो रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था, ये संथाल के नेता थे जिनके अंडर पे लड़ा गया। उनके नेता का नाम था सीदो और कान्हू। इन्हीं के नेतृत्व में, मतलब इन्हीं यही टीम लीडर थे इस रिवोल्ट के, और इन्होंने जो संथाल का विद्रोह स्टार्ट किया था, इनका नाम था सीदो और कान्हू। इन्होंने अपने एरिया में कंपनी के शासन बता दिया था कि हमारे एरिया में कंपनी का एक भी बंदा नहीं है, या कंपनी की कोई भी लोग हमारे एरिया में नहीं थे, 0 लोग हो गए थे। और एक बहुत कड़ा संघर्ष हुआ है इनके और ब्रिटिशर्स के बीच में। इसके बाद 1856 में ये विद्रोह खत्म हो गया था। तो ओम अपराइजिंग में लिखा हुआ, द ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राइड टू एनेक्स ओम प्रोविजंस टू द इंग्लिश एम्पायर इन 1828. They annoyed Oms, declared Gomdar Kunwar as their king and attacked Rangpur. Oms were defeated. Means 1828 में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ओम एरिया को अपने ब्रिटिशर्स के एरिया में मिलाने की बहुत कोशिश की। इसके बाद जो ओम एक एरिया था, जो ओम के लोग थे, उन्होंने गोमदर कुंवर को अपना राजा बना लिया और रंगपुर पर अटैक कर दिया। तो जो ब्रिटिश सेना थी उनके सामने ओम हार गए थे। देन इसके बाद खासी अपराइजिंग है, भील अपराइजिंग है, कच्छ अपराइजिंग है, रामोसी अपराइजिंग, रिवोल्ट ऑफ दीवान बेला थम्पी, वहाबी स्ट्रगल्स। आई होप ये आप लोग पढ़ेंगे, डिक्शनरी लेके बैठेंगे। बहुत इजी चैप्टर्स हैं, आपको कहीं किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार पढ़ना स्टार्ट करेंगे, डिक्शनरी में उसका मीनिंग देखेंगे, यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, आपको बहुत इजी समझ में आएगा। ओके, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट। हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, छोटे छोटे टॉपिक छोड़ के। 1857 द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस, जो इस चैप्टर का मेन पार्ट है। So the year 1857 was an eventful year in the history of India. It was in the year that the Great Arm Uprising took place against the British rule in India. It began 10th May 1857 in Meerut with the revolt of Indian soldiers, or sepoys as the British used to call them. Next day these soldiers marched to Delhi, where they were joined by the soldiers stationed at Delhi. The city of Delhi fell into their hands, and the Mughal Emperor Bahadur Shah Zafar was proclaimed the Emperor of India.
The unrest against the British rule that had been brewing for a long time now broke out into a struggle of independence. The struggle, which had begun with the uprising of soldiers, soon spread like wildfire in a large part of country. The struggle of 1857 was far by the most widespread challenge to the British rule. In several aspects, it was unprecedented in Indian history. It brought together soldiers of different regions and rulers and chiefs of different states and principality to fight for the common aim of overthrowing the British rule. Several other sections of India's society, landlords, peasants, artisans, scholars joined the struggle, making common cause with the ruler. Chiefs and soldiers, because of the widespread and popular nature of the struggle, some consider it as the first war of Indian independence. इट मीन्स मैं हिंदी में बता देता हूँ आपका कि इंडियन हिस्ट्री में 1857 का जो ईयर था वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है. इसी ईयर 1857 में ब्रिटिश राज के अगेंस्ट में, ब्रिटिश कंडीशंस के अगेंस्ट में बहुत सारे आंदोलन स्टार्ट हुए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया. दूसरे दिन आंदोलन बहुत सारे स्टार्ट हुए. तो ये स्टार्ट हुआ 10 मई 1857 से मीरठ से. मेरठ जिसको बोलते हैं इंग्लिश में मीरठ. इसमें इंडियन सोल्जर्स को दिल्ली बुलाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, मतलब ब्रिटिशर्स ने इंडियन सोल्जर्स को दिल्ली बुलाया. तो दूसरे दिन जो सोल्जर्स थे, इंडियन सोल्जर्स, वो दिल्ली पहुंच गए. तो दिल्ली के भी जो इंडियन सोल्जर्स थे वो भी उनसे मिल गए और दिल्ली पे उनका कब्जा हो गया. तो बहादुर शाह जफर जो थे वो भारत के बादशाह थे उस समय. और उनके जो एम्पायर था उसमें ब्रिटिशर्स के खिलाफ मतलब लोग इतने ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं था. जो बहादुर शाह जाफर के लोग थे, जो लोग उस समय बहादुर शाह जाफर के अंडर पे काम करते थे, वो ब्रिटिशर्स की नीतियाँ, ब्रिटिशर्स की कंडीशंस जो, तो उनके प्रति मतलब सेटिस्फेक्शन कुल मिला के नहीं था. तो जो इंडियन सोल्जर्स थे उन्होंने एक आंदोलन छोटा सा स्टार्ट किया और वो छोटा सा आंदोलन देखते देखते बहुत बड़ा आंदोलन स्टार्ट हो गया. सिपाहियों से शुरू हुआ और ये एक बहुत बड़े एरिया में, पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये 1857 का जो आंदोलन था जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ था, वो बहुत जल्दी दूसरे एरियाज पे फैल गया. एटलीस्ट पूरे भारत में ये सब स्टार्ट हो चुका था. ब्रिटिश शासन को बाहर फेंकने की, इंडिया से बाहर भगाने के लिए सबने ठान रखी थी. कई एरियाज में जो कई राजा थे, कई सरदार थे, वो सब एकजुट हो गए थे ब्रिटिश शासन के खिलाफ. और बहुत सारे लोग जिसमें ज़मींदार, किसान, विद्वान थे, टीचर्स थे, मतलब ऑल ओवर सभी लोग इस 1857 के रिवोल्ट में एक साथ खड़े हो गए थे अगेंस्ट द ब्रिटिश कंपनी या ब्रिटिशर्स के खिलाफ. और इसी रिवोल्ट को सबसे बड़ा रिवोल्ट माना जाता है इंडियन हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम में. देन नेक्स्ट है प्लाइट ऑफ पीजेंट्स एंड आर्टिसंस. इस टॉपिक में आप पढ़ेंगे, मैं आपको हिंदी में क्लियर बता देता हूँ एक्चुअल पेज पे है क्या. तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपनी लैंड रेवेन्यू इसकी कंडीशंस क्रिएट कर दी थी कि उनको टैक्सेस चाहिए, अपनी मनमानी करते थे. कहीं भी, जैसे आपने पिछले चैप्टर में सुना, कई राजाओं से ये लोग ट्रीटी साइन करवाते थे, संधि साइन करवाते थे, कंडीशंस जिसको हम बोलते हैं. और वो क्या करते थे, आगे जाके खुद ही ट्रीटी तोड़ देते थे. जब उनको लगता था नहीं गलत हो रहा है या उनके अगेंस्ट में कुछ हो रहा है, तो वो ट्रीटी से जो संधि साइन करते थे उससे अलग काम करना स्टार्ट कर देते थे. देन उस समय जो सिंध, पंजाब और अवध का एरिया था वो अपने अंडर पे ले लिया था. इससे कई लोग बहुत ज़्यादा दुखी थे और बहुत ज़्यादा इनके अगेंस्ट में आ गए थे. तो जो लॉर्ड डलहौजी थे उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बहुत स्ट्रिक्टली लागू कर दिया था. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का हिंदी में बोलूँ तो विलय नीति, मतलब कई राज्यों को एक एरिया पे मिला देते थे, उसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते थे. और डलहौजी ने उस समय झांसी पे कब्जा कर लिया था 1854 में. तो इन सब कंडीशन में कई राजाओं को उन्होंने मारा, लड़वाया और खुद कब्जा कर लिया. तो इस कंडीशन में जो शासक थे, जो राजा थे कंट्री के बहुत सारे स्टेट्स में जिनका राज एम्पायर फैला हुआ था, इन सब के मन में बहुत ज़्यादा अगेंस्ट आ गए थे ये सब ब्रिटिशर्स के. और
मतलब ब्रिटिशर से किसी मतलब ये जो ट्रीटी साइन करते थे कोई भी फॉलो अप नहीं करते थे। कभी कुछ कंडीशंस हो जाती थी तो वो बोलते थे आपके लिए आप फॉलो करो, हम भी फॉलो करेंगे। लेकिन जब कंडीशंस आती थी ब्रिटिशर्स के ऊपर तो ब्रिटिशर्स इन ट्रीटी को फॉलो नहीं करते थे और कभी भी किसी के ऊपर भी अटैक करवा देते थे। तो इन्होंने जो पीजेंट जो फार्मर्स के ऊपर इन्होंने व्यवस्थाएं बनाई थी टैक्सेस देने की, उससे किसानों की जो हालत थी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। पुराने ज़मींदार्स को चेंज करके जो ब्रिटिशर्स थे, जो कंपनीज के लोग थे, उन्होंने अपने ज़मींदार्स बढ़ा लिए थे टैक्सेस की वसूली करने के लिए। और इनके लैंड रेवेन्यू सिस्टम से ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था इकोनॉमिकली। लेकिन जो किसान थे उनके साथ बहुत ज़्यादा कंडीशंस हो गई थी। वो बहुत ज़्यादा फेटल हो गए थे, बहुत ज़्यादा हरास हो गए थे। टैक्सेस पे करते करते उनको अपने लिए कुछ भी नहीं बचा पा रहे थे वो। और जब इंग्लैंड से बहुत सारा सामान इंडिया पे आने लगा, क्योंकि इंडिया पे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो जब इंग्लैंड से सामान आने लगा तो इंडियन के जो आर्टिस्ट थे वो भी बर्बाद हो गए, क्योंकि उनका कोई भी काम धंधा नहीं चल पा रहा था। तो इसी कंडीशन से जो आर्टिस्ट थे और जो किसान थे ये भी एक साथ स्टार्ट हो गए कि नहीं, अब हमको ब्रिटिशर्स को यहाँ से उखाड़ फेंकना है। नेक्स्ट टॉपिक है फियर ऑफ लॉस ऑफ रिलीजन एंड कास्ट, मतलब धर्म और जाति खत्म होने का डर। तो इस टॉपिक में देखते हैं क्या लिखा है। तो ब्रिटिशर्स की स्ट्रेटजी ने लोगों के अंदर ये डर पैदा कर दिया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके धर्म, जाति, रीति रिवाजों को ख़त्म कर देगा, और इसी काम पे वो लगा हुआ है। जनता को ये लगा कि ब्रिटिश की गवर्नमेंट उन्हें क्रिश्चियन बनाना चाहती है। कुछ क्रिश्चियन धर्म प्रचारकों ने हिंदू और मुसलमान धर्म और जनता के पुराने रीति रिवाजों की खुलेआम आलोचना की या निंदा की। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ सोशल वेलफेयर के लिए कुछ बहुत सारे कदम उठाए थे, जिनसे लोगों का डर ये बढ़ गया कि उनको ये कन्वर्ट कर देंगे क्रिश्चियंस पे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आर्मी, जेल और रेल ट्रेवलिंग के मामले में आपने देखा होगा गांधी जी को कैसा ट्रेन की बोगी से बाहर फेंक दिया था, है ना। ऐसी कंडीशन से वो जो हिंदू और मुसलमान थे इन लोगों को लड़वाते थे और उन लोगों को ये बोलते थे कि आप क्रिश्चियन धर्म अपना लो और हमारे जैसा रह लो। उन्होंने उस समय कई नए मिशनरीज स्कूल खोले जिसमें अपना ईसाई धर्म प्रचारकों को जगह दी उन्होंने। उन्हीं के बच्चे वहाँ पे पढ़ते थे और इंडियन लोगों से वो बोलते थे कि आप यहाँ अपने बच्चों को पढ़वाओ। लेकिन इंडियंस जो थे वो उस समय जो लोग थे वो इनको बहुत मतलब संदेह की नज़रों से देखते थे कि अगर कुछ ऐसी ट्रीटी ना हो जाए, कुछ ऐसी कंडीशंस ना हो जाए कि हमारे बच्चे क्रिश्चियंस ना बन जाए। जब ऐसी कंडीशंस हुई तो कुछ मौलवी थे जो कुछ मुस्लिम्स के धर्म गुरु थे, उन्होंने कुछ युद्ध टाइप की घोषणा कर दी थी कि अंग्रेज हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं तो हम इनसे लड़ेंगे। फिर तो ब्रिटिश गवर्नमेंट मतलब कुल मिला के ये बोलना चाहिए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट सिर्फ क्रिश्चियन को छोड़ के कोई दूसरे धर्म को कुछ नहीं मानती थी और उन दूसरे धर्म के लोगों को मजाक उड़ाती थी। तो उस समय कुछ कंडीशंस ये भी थी 1857 की कि जो आंदोलन भड़का वो कुछ ये भी कंडीशंस थी। तो ये कुछ टर्म्स एंड पार्ट्स थे। आई होप आप लोग इस चैप्टर को पढ़ोगे, डिक्शनरीज लेके बैठना है, एक बार पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है, नहीं समझ में आए तीसरी बार पढ़ना है, डिक्शनरी में इसकी मीनिंग्स देखनी है, क्वेश्चन आंसर्स। और इस चैप्टर का जो PDF बना के मैं आपको LMS पे अपलोड कर दूंगा, आप उसमें देख सकते हैं। और इसके क्वेश्चंस आंसर्स आपको याद करने हैं। आई होप एग्ज़ाम के लिए आप लोग प्रिपेयर हो जाएंगे। जो आपका फर्स्ट क्वार्टरली टेस्ट का पोर्शन 1st, 2nd, 3rd चैप्टर से होगा। ओके, थैंक यू।